हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एमपी जीके के 50 क्वेश्चन पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो है 200 क्वेश्चन पर हमने ऑलरेडी अपलोड डिस्कशन किया हुआ है, जिससे रिलेटेड 4 वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप ज़रूर देखें। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है एमपी ऑनलाइन स्टडी। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात हो रही है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें, जिस समय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और ये जो समिति जो आई थी ये किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, और इसके तहत अगर आप देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, वैसे तो भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसको भाषाई आधार पर गठित किया गया था। फिर उसी आधार पर देखेंगे तो अन्य राज्यों को भी गठित किया गया था, और इसी क्रम में मध्य प्रदेश को भी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को भी गठित किया गया था। तो ये जो समिति थी जिसकी सिफारिश पर जो है नए नए राज्यों का गठन किया जा रहा था, उस आयोग के, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, डॉक्टर फजल अली। कौन थे? डॉक्टर फजल अली। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है, डॉक्टर फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। इसी के साथ एक बात आपको याद रखना, जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मतलब 1 नवंबर 1956, उसी समय मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो किसको बनाया गया था, भोपाल को बनाया गया था। लेकिन जो डॉक्टर फजल अली आयोग था, इसने सिफारिश की थी जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की। तो ये भी याद रखना, लेकिन वो अन्य कारणों के कारण जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बनाया गया, उसके अलग कारण थे। लेकिन अगर हम बात करें कि कई बार क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर फजल अली आयोग के द्वारा जो है, फजल अली आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, तो डॉक्टर फजल अली आयोग के तहत जो है वो जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी, जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इसके अनेक कारण थे, जिसके कारण जबलपुर को राजधानी ना बनाकर भोपाल को क्या बना दिया गया था, राजधानी बना दिया गया था। लेकिन भोपाल को 1 नवंबर 1956 में राजधानी तो बना दिया गया था, लेकिन भोपाल जिला कब बना है ये भी आपको याद रखना है। भोपाल जिला बना है 1972 में, उसको राजधानी बना दिया गया था 1 नवंबर 1956 में, लेकिन भोपाल जिला कब बना था, वो बना था 1972 में, 26 नवंबर 1972 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस मतलब 1 नवंबर 1956 से लेकर तो 26 नवंबर 1972 तक मध्य प्रदेश की जो राजधानी रही है भोपाल, वो एक तहसील था। वो एक क्या था, तहसील था, सीहोर जिले की तहसील था। तो ये चीज़ भी याद रखना कि भोपाल जो है, भोपाल जो है वो सीहोर जिले की क्या रहा है, सीहोर जिले की क्या रहा है, तहसील रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 से लेकर तो 26 नवंबर 1956 तक। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें बबूल, तो बबूल का जो वृक्ष होते हैं, इनसे हम क्या निकालते हैं, इससे गोंद प्राप्त होती है, गोंद। ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे वृक्ष, तो सागौन के वृक्ष आपको पूरे एमपी में देखने को मिलते हैं, है ना। सागौन के वृक्ष आपको सबसे ज़्यादा पूरे एमपी में देखने को मिलते हैं। तो 2 चीज़ अभी तो याद रखें आप, एक बबूल याद रखें, बबूल से क्या होता है, बबूल से गोंद निकाली जाती है, और सागौन से क्या होता है आपका, सागौन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्ष के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बबूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है। देखिए, जो तेंदुपत्ता होता है इसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, किस उद्योग में किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। वैसे तो तेंदुपत्ते के अनेक यूज़ होते हैं, उसका कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ते का इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी उद्योग में। कहाँ किया जाता है, बीड़ी उद्योग में। अगर आप देखेंगे तो बीड़ी उद्योग में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ते का उपयोग किया जाता है।
बीड़ी उद्योग में। तो ये चीज़ याद रखना, इसका सही आंसर होने वाला है आपका सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो याद रखना, तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो ये किया जाता है बीड़ी उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सा नेशनल उद्यान बनाया गया था? मतलब मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया था, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। बात करें अगर हम नेशनल पार्क की, तो पहला नेशनल पार्क आपका कानाकिसली था। 1955 में इसको क्या बनाया गया था? नेशनल पार्क बनाया गया था 1955 में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य, तो वो भी कानाकिसली ही रहा है और इसको 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया था। तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है कि किसी भी क्षेत्र को जहाँ जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ पर सबसे पहले अभ्यारण्य बनाया जाता है, उस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित किया जाता है, फिर अभ्यारण्य को ही डेवलप कर दिया जाता है नेशनल पार्क में, है ना, राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 1933 में कानाकिसली क्षेत्र जो था उसको पहले हमने 1933 में अभ्यारण्य बनाया, फिर उसको 1955 में हमने किस में चेंज कर दिया? नेशनल पार्क में। तो मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य भी कानाकिसली बन गया और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी कानाकिसली बन गया। साथ ही साथ 1973 और 74 के लगभग में 1973 और 74 के लगभग में मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, उसमें पहला कानाकिसली नेशनल पार्क था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होने वाला है? कानाकिसली नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है मंडला में। कहाँ पर है ये मंडला में है। और कितना है ये? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 940 वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है, मंडला जिले में है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो संजय नेशनल पार्क ये तो आपको कहाँ देखने को मिलता है? सीधी जिले में देखने को मिलता है। ठीक है, संजय नेशनल पार्क ये सीधी जिले में देखने को मिलता है। और जिस समय मध्य प्रदेश का गठन नहीं, मतलब पुनर्गठन नहीं हुआ था, मतलब जिस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मेरे कहने का मतलब है 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क संजय नेशनल पार्क था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क संजय नेशनल पार्क था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना, तो संजय नेशनल पार्क का कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया और कुछ क्षेत्र एमपी में रह गया, जिसके कारण संजय नेशनल पार्क का एरिया हो गया कम और इससे बड़ा हो गया आपका कानाकिसली। तो कानाकिसली सबसे बड़ा हो गया उसके बाद, मतलब 1 नवंबर 2000 के बाद। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये उमरिया में है, ये उमरिया में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में है। और अगर हम बात करें इसके बाद माधवगढ़, तो ये शिवपुरी में है। कहाँ पर है? ये शिवपुरी जिले में है ना। तो ये माधव और बांधवगढ़ दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो याद रखना कि हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये तो शिवपुरी में है ना, माधव नेशनल पार्क की। लेकिन बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये उमरिया में है। कहाँ पर है? उमरिया में। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपका? कानाकिसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है? अच्छा, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर नहीं है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। देखिए, नर्मदा नदी 16 जिलों से होती है। सबसे पहले बात करें हम नर्मदा नदी की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। एमपी में कितनी आती है? 1077 किलोमीटर आती है। 16 जिले से होते हुए गुजरती है, 16 जिले से, जिसमें नरसिंहपुर भी आता है, मतलब नरसिंहपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे अगर हम बात करें तो होशंगाबाद भी आता है, जिसका तो अभी नाम भी बदल दिया गया है। इसका क्या कर दिया है नाम? नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदा नदी के कारण। ठीक है, फिर उसके बाद मंडला, यहाँ से भी नर्मदा नदी निकलती है। लेकिन जो बुरहानपुर की अगर हम बात करें तो बुरहानपुर नर्मदा नदी के किनारे नहीं, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बुरहानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी बैतूल के मुलतई से निकलती है। बैतूल के कहाँ से निकलती है? मुलतई बैतूल के मुलतई से निकलती है। और 724 इसकी क्या है? कुल लंबाई है। 724 इसकी कुल लंबाई है, ये याद रखना। बैतूल के मुलतई से ताप्ती नदी निकलती है, इसकी कुल लंबाई 724 है। और बुरहानपुर जो है ताप्ती नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में औसत
मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षों में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? देखिए मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की वर्षा होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर आपको मैप के अकॉर्डिंग बताऊं, तो अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो ए पार्ट है, ये वाला पार्ट ए पार्ट, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। फिर उसके बाद जो बी पार्ट है, यहाँ औसत वर्षा होती है। लेकिन जो सी पार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो ए पार्ट में सबसे कम वर्षा होती है, बी जो पार्ट है यहाँ औसत वर्षा होती है, और सी जो पार्ट है यहाँ अधिक वर्षा होती है। इसका मेन कारण क्या है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है सभी क्षेत्रों में, तो ये अलग अलग क्यों है, असमानता क्यों है, उसका क्या कारण है? और ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन दिए हैं समुद्री तल से दूरी, दूसरा ऑप्शन दिया है समुद्री तल से ऊंचाई, तीसरा ऑप्शन दिया है राज्य की भौतिक बनावट, और उसके बाद दी हुई है वनों का असमान वितरण। तो देखिए वनों का असमान वितरण तो इसका ऑप्शन नहीं है। समुद्र तट से दूरी भी इसका कोई लॉजिक नहीं जमता है, समुद्री तल से ऊंचाई भी नहीं जमता है। इसका सही आंसर है राज्य की भौतिक बनावट। देखिए राज्य की जो भौतिक बनावट है उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में मानसून आते हैं, और मध्य प्रदेश में 2 मानसून आते हैं, है ना, एक बंगाल की खाड़ी द्वारा और एक अरब सागर द्वारा, 2 मानसून आते हैं। तो दोनों मानसून में अगर आप देखेंगे कि तो बंगाल की खाड़ी जो है, जो बंगाल की खाड़ी से या जो अरब सागर से मानसून आता है वो अधिक वर्षा करवाता है, ठीक है, और जो बंगाल की खाड़ी से आता है वो कम बारिश करवाता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्र अधिक वर्षा वाला बन जाता है और कुछ क्षेत्र जो है वो कम वर्षा वाला, और इस तरीके से इसमें असमानता देखने को मिलती है। कहीं अधिक बारिश हो जाती है और कहीं पर क्या होती है, कम बारिश होती है। तो वो किसके कारण है? मानसून के कारण है। 2 मानसून एमपी में आते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की भौतिक बनावट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास गोविंद बल्लभ पंत सागर का विस्तार उत्तर प्रदेश और आधा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में है वो ये पूछा गया। देखिए गोविंद बल्लभ सागर झील का, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील आपको एमपी में भी देखने को मिलेगी और यूपी में भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो झील है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, प्रश्न ये पूछा गया है। ऑप्शन में सीधी है, रीवा है, शहडोल है, जबलपुर है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या बनने वाला है? सीधी जिला। जो सीधी जिला है यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, जो सागर बल्लभ पंत झील जो है वो आपको सीधी जिले में देखने को मिलती है। हालांकि सागर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, इसका कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में भी आता है और कुछ पार्ट एमपी में भी आता है, लेकिन एमपी के कौन से जिले में आता है? तो सीधी जिले में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजाओं या रानियों द्वारा जो है स्वतंत्रता क्रांति को शुरू किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांतियां शुरू की गई थी। तो सिवनी जिले में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ किया गया था, ये प्रश्न है। तो वो किया गया था जटार द्वारा। किसके द्वारा? जटार द्वारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक होता है? देखिए सोयाबीन का उत्पादन तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता ही है। अगर हम की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। लगभग 42% उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन निम्नलिखित जिले में से कहाँ होता है? मतलब जो 4 ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग बताना है। एक सिवनी है ऑप्शन में, सिवनी के बाद है आपका मंदसौर, छतरपुर और मुरैना भी है। मतलब सिवनी, मुरैना, मंदसौर और छतरपुर। देखिए चारों ऑप्शन की बात करें तो चारों ऑप्शन में सही आंसर आने वाला है सिवनी। सिवनी जिले में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है? देखिए उत्तर प्रदेश के सहयोग से कौन सी परियोजना बनी है? चंबल घाटी परियोजना तो आपके उत्तर प्रदेश के सहयोग से नहीं बनी है, ये तो आपके राजस्थान के सहयोग से देखने को मिलती है, ठीक है, चंबल घाटी परियोजना। पेंच तो नीचे है आपकी महाराष्ट्र में, ये पेंच की अगर हम बात करें तो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है, एमपी और
महाराष्ट्र में। ठीक है, चंबल की बात करें तो एमपी में भी है, राजस्थान में भी है और उत्तर प्रदेश में भी जाती है, परंतु परियोजना नहीं जाती, केवल चंबल नदी जाती है। परियोजना की बात करें तो एमपी और राजस्थान की है चंबल घाटी परियोजना। पेंच घाटी परियोजना एमपी और महाराष्ट्र की है। लेकिन ये जो आपकी केन परियोजना है, केन नदी पर है ना, केन नदी पर जो केन परियोजना है, केन नदी पर केन परियोजना, ये आपकी एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। तो सही आंसर क्या होने वाला है, केन घाटी परियोजना। केन घाटी परियोजना या केन बहु उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी है, तो ये केन घाटी परियोजना है या केन बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है भोपाल में। कहाँ पर की गई है, भोपाल में। ठीक है, याद रखना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में की गई है, ये प्रश्न ऑलरेडी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल कारखाना का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल की बात कर रहे हैं, ये कहाँ देखने को मिलता है, नेपानगर। और नेपानगर कहाँ आता है आपका, बुरहानपुर जिले में आता है नेपानगर, और नेपानगर में ही नेशनल न्यूज एवं पेपर कारखाना आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक समरांगण सूत्र के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है, देखिए वास्तुकला की एक पुस्तक है, मतलब उसमें वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है ना, और उसका नाम है समरांगण सूत्र उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, वास्तुकला की जानकारी वो देती है वो पुस्तक। तो उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उस पुस्तक के लेखक है राजा भोज। कौन है, राजा भोज। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजा भोज ही आपके समरांगण नामक पुस्तक के लेखक हैं, जिसमें हमको वास्तुकला की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी। देखिए जनजाति की अगर हम बात करें तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप जरूर देखें। यहाँ पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी भील। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करती हैं, एमपी में सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करते हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अगर जनजाति आपको देखने को मिलेगी तो है वो भील। भील के बाद आपको देखने को मिलती है गौड़, ये है ना, याद रखना। भील के बाद क्या देखने को मिलती है, गौड़। दूसरे नंबर पे गौड़ आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी जनजाति भील है मध्य प्रदेश की, लेकिन समूह के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है, लेकिन जनजाति के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ी भील है। भील की उपजाति भी है बहुत सारी, भिलाला है, पटालिया है, बेगास भी है, उमड़ी है, तड़वी है, ये सब भील जनजाति की उपजाति है। ठीक है, ये आपको याद रखना। गौड़ जनजाति में भी गौड़ है, राजगौड़ है, बहुत सारे आपको गौड़ों में भी उपजाति देखने को मिलेगी। अच्छा, भीलों का एक त्यौहार होता है भगोरिया नृत्य, है ना, खासतौर पे झाबुआ में इसका निर्माण किया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। भगोरिया नृत्य जो कि आपका भीलों की भील जनजाति से संबंधित एक क्या है, आपका त्यौहार है, एक पर्व है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो आप मैप के अकॉर्डिंग भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि मैप के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है पार्ट ए यहाँ सबसे ज़्यादा आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। फिर ये जो पार्ट बी है यहाँ पर आपको गौड़ जनजाति भी देखने को मिलेगी, है ना, यहीं पर आपको बेगा जनजाति भी देखने को मिलेगी। बेगा जनजाति पार्ट बी में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद सहरिया जनजाति के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, कोल जनजाति आप यहीं कोल जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। कोरकू जनजाति आपको यहाँ सेंटर डी पार्ट जो मैंने बनाया, डी पार्ट में आपको यहाँ ऊपर सी वाले पार्ट में कोल हो जाएगा और डी वाले पार्ट में कोरकू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग कि जो आपका ए पार्ट है, ये जो मैंने ए पार्ट बनाया हुआ है, यहाँ आपको भील जनजाति देखने को मिलती है। बी पार्ट में आपको गौड़ भी देखने को मिलती है, बेगा भी देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत भारिया जनजाति भी आपको बी पार्ट में देखने को मिल जाएगी। सी पार्ट में कोल जनजाति देखने को मिलती है और जो डी पार्ट मैंने बनाया है यहाँ आपको देखने को मिलेगी कोरकू जनजाति। कौन सी, कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप इसमें याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होगा आपका भील जनजाति, क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास
मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप दी जाती है? कौन सी फेलोशिप दी जाती है किस क्षेत्र में? ये है आपका मध्य प्रदेश सरकार लोक कला के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो यहाँ पे दी जाती है चक्रधर फेलोशिप। ये एक तरीके का अगर आप देखेंगे तो लोक कला के क्षेत्र में दी जाती है। कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो ये दी जाती है चक्रधर फेलोशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपने देखा है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, जो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो आपको देखने को मिलेगा सागर में, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और ये जो डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार है, उनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो वो दिया जाता है आपका सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, सोशल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? देखिए, बात करें अगर हम कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ऐसी कर्क रेखा जाती हुई देखने को मिलेगी। ये जो कर्क रेखा है ये 14 जिलों से होती जाती है। कितने जिलों से? 14 जिले से। और मध्य प्रदेश के पूरे मध्य से होती हो जाती है, उसको बराबर 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? मध्य भाग से। ठीक है, क्या नर्मदा घाटी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? नर्मदा घाटी विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, मतलब नर्मदा घाटी विकास निगम, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। नर्मदा घाटी विभाग जो है, जो नर्मदा घाटी विकास डेवलपमेंट निगम है, मतलब ये एक तरीके का विभाग है जो नर्मदा नदी के आसपास डेवलपमेंट करता है कि नर्मदा नदी के आसपास किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, उस पर हैं। जैसे कि एक मेला लगता है भगोरिया, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, झाबुआ जिले में लगता है। ठीक है, फिर उसी के साथ भूतों का मेला बैतूल में लगता है, ये भी याद रखना। सिंहस्थ का मेला उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी के किनारे, ये याद रखना है ना। और सिंहस्थ का मेला, कुंभ का मेला भी हम इसको ही कहते हैं, जो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। भूतों का मेला आपको बैतूल में देखने को मिलता है। अच्छा, व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला ग्वालियर में लगता है, ग्वालियर में, जहाँ पर राजस्व प्राप्त होता है, मतलब पैसे की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पैसा जिस मेले से प्राप्त होता है सरकार को, वो है आपका ग्वालियर व्यापार मेला, जो ग्वालियर में लगता है। याद रखना, झूलेलाल मेला भी ग्वालियर में ही देखने को मिलता है, झूलेलाल। चक्री मेला भी ग्वालियर में ही लगता है। तो ये कुछ ग्वालियर के हैं, वो आपको याद रखना है। एक और है आपका गोटमार मेला, है ना, गोटमार मेला, ये छिंदवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है आपका? छिंदवाड़ा में, गोटमार मेला। काली रात मेला भी छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। तो ये थोड़े से मेले आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, अफीम के उत्पादन से मध्य प्रदेश का जो है दूसरा स्थान है ना। अफीम की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है मध्य प्रदेश खेल कूद साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसका नाम है खेल हलचल, कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ये जो खेल कूद साप्ताहिक समाचार होता है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये नाम याद रखना है ना, खेल हलचल। क्या नाम है इसका? खेल हलचल। ये साप्ताहिक समाचार पत्र है जो हर हफ्ते में आता है, और इसका प्रकाशन कहाँ होता है? खेल कूद से संबंधित है, और इसका जो है प्रकाशन वो कहाँ से होता है?
तो इसका प्रकाशन होता है आपका भोपाल से, राजधानी है भोपाल, यहाँ से इसका प्रकाशन किया जाता है भोपाल से। तो सही आंसर क्या होने वाला है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है। देखिए किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या है, राजा नरेश चंद्र, राजा नरेश चंद्र, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है, वो भी कितने दिन का, 13 दिन का। कितने दिन का, 13 दिन का। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं अर्जुन सिंह, वो केवल 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो राजा नरेश चंद्र सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं राजा नरेश चंद्र सिंह, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है 13 दिन का, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन आएंगे आंसर में, अर्जुन सिंह, क्योंकि वो 1 दिन के मुख्यमंत्री रहे। अच्छा, अर्जुन सिंह जो कि 1 दिन के मुख्यमंत्री रहे थे, उनके शासनकाल में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उसका आंसर आएगा अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह ही मुख्यमंत्री, वो ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो 1 दिन के मुख्यमंत्री थे। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजा नरेश चंद्र सिंह, जो कि पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, ये केवल 13 दिन का कार्यकाल रहा था। पंडित रविशंकर शुक्ल की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। संसद भवन में इनकी प्रतिमा भी बनी हुई है और छत्तीसगढ़ में इनके नाम का विश्वविद्यालय भी देखने को मिलता है, ठीक है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये केवल 1 ही बार मुख्यमंत्री बने हैं। और गोविंद नारायण सिंह, ये भी केवल 1 ही बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास अफीम, यही तो हम कर चुके हैं डिस्कशन, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक, भोपाल जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें एक पुस्तक लिखी गई थी, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, मतलब जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी 2 और 3 दिसंबर 1984 में, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी। तो वो पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर सही आंसर है सी, एम अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है, एम अरुण सुब्रमण्यम के द्वारा वो पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश बहुप्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। नर्मदा सागर परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है, कब प्रारंभ की गई थी, तो ये 18 नवंबर 1987 में की गई थी, ठीक है, 18 नवंबर को, और 1987 में इसको प्रारंभ किया गया था, किसको, नर्मदा सागर परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार सम्मानों में कौन सा पुरस्कार शामिल नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं, तुलसी सम्मान भी दिया जाता है, कालिदास सम्मान भी दिया जाता है, तानसेन सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन आर्यभट्ट सम्मान जो है वो एमपी गवर्नमेंट नहीं देती है, याद रखना, एमपी सरकार द्वारा आर्यभट्ट सम्मान नहीं दिया जाता है। बाकी तुलसी सम्मान भी दिया जाता है, तानसेन कालिदास सम्मान भी दिया जाता है और तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। तो कौन सा नहीं दिया जाता है, तो जो है आर्यभट्ट सम्मान नहीं दिया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय मिला, मतलब वो लोकसभा में अधिक समय तक रहे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि अधिक समय तक ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिनको लोकसभा में अधिक समय रहने का मौका मिला, तो वो थे आपके सेठ गोविंद दास। इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अधिक समय तक लोकसभा में रहे, ये याद रखना, सेठ गोविंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो यहाँ पर राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई थी। कौन सा है ये, राष्ट्रीय पत्रकारिता। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पत्रकारिता की बात हो रही है ना, राजकीय नहीं है, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना भोपाल में कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 16 जनवरी 1990 में, 16 जनवरी 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, सिक्योरिटी पेपर मिल आपको देवास में देखने को मिलेगा।
कहाँ देखने को मिलेगा? देवास में। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो देवास में देखने को मिलेगा और इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका बी आने वाला है। क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान है। तो सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर डी होने वाला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सबको पता है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से वैसे तो 3 नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है सोन नदी, एक निकलती है नर्मदा नदी और एक निकलती है जोहिला नदी। जोहिला नदी, कौन सी नदी निकलती है? जोहिला नदी। अच्छा, अब इन नदियों की अगर हम बात करें तो सोन नदी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से होती हुई चली जाती है। जोजिला नदी तो सोन नदी में जाके मिल जाती है, क्योंकि जोजिला नदी सोन नदी की सहायक नदी है ना। नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक से नर्मदा मंदिर, माई की बगिया, माई की बगिया से निकलती है। नर्मदा मंदिर भी वहीं देखने को मिलेगा, है ना। और रेवा कुंड भी देखने को मिलेगा, रेवा कुंड। तो ये भी याद रखना, रेवा कुंड से नर्मदा नदी निकलती है, माई की बगिया से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा मंदिर भी वहीं देखने को मिलता है। सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरू रज्जु इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को। 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इसके बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये में देखने को मिलेगा नेपानगर में। कहाँ? नेपानगर। नेपानगर के पास ही आपको चांदनी ताप विद्युत केंद्र देखने को मिलेगा। और नेपानगर कहाँ आता है? नेपानगर आता है बुरहानपुर जिले में। कहाँ आता है? बुरहानपुर जिले में आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों का जोड़ा बनाइए और इसमें से जो गलत जोड़ा है वो आपको बताना है। देखिए, भालकुंड जलप्रपात ये तो आपका हो गया बेतवा नदी, क्योंकि उसकी सहायक नदी पर ये भालकुंड जलप्रपात देखने को मिलता है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 130 किलोमीटर है, 130 मीटर है। कितनी है? 130 मीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर में होती है, ठीक है। तो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात बीहड़ नदी पर ही है। बीहड़ नदी बीहड़ नदी आपकी टॉन्स नदी की सहायक नदी है, बीहड़ नदी। अच्छा, धुआंधार जलप्रपात तो नर्मदा नदी पर ही है, तो ये भी सही है। कपिल धारा जलप्रपात ताप्ती नदी पर नहीं है। कपिल धारा जलप्रपात ताप्ती नदी पर नहीं है, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है, कपिल धारा जलप्रपात। और कौन से जिले में लगता है? अनूपपुर में आता है, अनूपपुर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? अनूपपुर जिले में आता है। तो ये चीज़ गलत है, आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय चंदेरी, अच्छा मध्य प्रदेश में विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती हैं? मतलब कुल मिला के आपसे ये पूछा जा रहा है कि चंदेरी कहाँ है, क्योंकि चंदेरी आपका, चंदेरी का किला, एक कस्बा आपको गांव देखने को मिलेगा चंदेरी, ठीक है। तो चंदेरी कहाँ पर है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो चंदेरी अशोकनगर जिले में आता है। ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पहले। तो ये कहाँ आता है? अशोकनगर में आता है ना। चंदेरी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है, चंदेरी का किला भी है ना, 32 बावड़ी भी है यहाँ देखने को मिलती हैं आपको, खूनी दरवाज़ा भी आपको चंदेरी में ही देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी इम्पोर्टेंट चंदेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ी, अच्छा महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? तो देखिए महेश्वर, अगर जिसको पता है कि महेश्वर कहाँ आता है आपका, महेश्वर आता है आपका खरगोन में। कहाँ आता है? खरगोन में। तो खरगोन ही इसके लिए विख्यात है, खरगोन ही इसके लिए क्या है? विख्यात है। तो ये चीज़ याद रखना कि खरगोन इसका क्या होने वाला है? सही आंसर है। खरगोन ही आपके रेशमी साड़ियों के लिए जाना जाता है। देखो साड़ियों के लिए कौन जाना जा रहा है? चंदेरी। लेकिन रेशमी साड़ियों के लिए कौन जाना जाएगा? रेशम का उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है ना, खरगोन में। तो रेशमी साड़ियों के लिए आपका खरगोन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलाकार वस्त्र छपाई का केंद्र कहाँ पर है? देखिए भैरवगढ़ के जो कलाकार हैं उनके लिए वस्त्र छपाई मतलब वस्त्रों के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे जो वस्त्र होते हैं उनके ऊपर कई प्रकार की डिज़ाइन होती है। तो मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलाकार वस्त्र छपाई का केंद्र निम्नलिखित में से कौन से जिले में आता है? मतलब कहाँ पर आपको वस्त्र कला, मतलब वस्त्रों पर जो कला की जाती है, वस्त्रों पर जो कला दिखाई जाती है, नए नए तरीके की डिजाइन बनाई जाती है, उसका केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र आपको निम्नलिखित में से किस जिले में देखने को मिलता है? जिलों के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भोपाल है आपके पास, दमोह है आपके पास, बालाघाट है आपके पास, और एक और जिला है आपके पास उज्जैन। और सही आंसर क्या है आपका? उज्जैन ही आपका सही आंसर है। याद रखना ये वस्त्र छपाई के लिए जाना जाता है, मतलब वस्त्रों पर नए नए प्रकार की डिज़ाइन के लिए उज्जैन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सभी संभाग दिए, भोपाल संभाग है, जबलपुर संभाग है, इंदौर संभाग है, सागर संभाग है। लेकिन प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, मतलब विकसित नहीं है। देखिए उद्योग नगरी तो हम किसको कहते हैं? इंदौर को कहते हैं। इसलिए ये तो हम बोल नहीं सकते कि इंदौर जो है औद्योगिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, वो उन्नत है, इसीलिए तो उसको राजधानी बनाया गया है, औद्योगिक राजधानी बनाया गया। तो इंदौर तो औद्योगिक राजधानी है, भोपाल तो आपकी मेन राजधानी है, तो यहाँ पर भी उद्योग डेवलप हैं। जबलपुर में भी आपको उद्योग देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सागर संभाग है वो औद्योगिक दृष्टि से या उद्योग जो है ना, औद्योगिक दृष्टि से ये डेवलप नहीं है। सागर जो है वो औद्योगिक दृष्टि से क्या नहीं है? डेवलप नहीं है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास है, मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? चर्म उत्पादन हेतु, है ना, मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्वालियर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? है ना, किस शहर में कहीं नहीं है, मतलब कहीं नहीं है, इंडोर स्टेडियम कहीं नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडोर स्टेडियम सागर में नहीं है, बाकी भोपाल में, जबलपुर में और इंदौर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सागर में आपको इंडोर स्टेडियम देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ नहीं है पूछा गया है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है? देखिए बहुत सारी प्रतियोगिता होती हैं जिनसे रिलेटेड, अच्छा हॉकी की प्रतियोगिता अलग होती हैं, कप होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, उस क्रिकेट के भी होते हैं, है ना, बैडमिंटन के भी होते हैं। तो इससे पूछ लिया जाता है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित है? तो ये है आपका देवी शील्ड प्रतियोगिता। देवी शील्ड प्रतियोगिता जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित, ये चीज़ आपको याद रखना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ही आपकी एक ऐसी प्रतियोगिता है, मतलब देवी शील्ड प्रतियोगिता जो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, तो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है रजनी शर्मा कप। क्या? रजनी शर्मा कप। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको रजनी शर्मा नाम याद रखना है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको गुलाम राम कप याद रखना है, राजेंद्र सिंह कप याद रखना है, मास्टर खड़ेकर चैलेंज सीड याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो तीन आपको यहाँ याद रखना है, गुलाम, राजेंद्र
मास्टर, एक गुलाम है, एक राजेंद्र है, एक मास्टर है, तीनों के तीनों कब बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में औसतन कितना रेल मार्ग आपको देखने को मिलता है? रेल मार्ग औसतन कितना रेल मार्ग देखने को मिलता है, वो भी एक प्रति 1000 वर्ग क्षेत्रफल में। तो प्रति 1000 वर्ग क्षेत्रफल में कितना एरिया मिल जाता है रेल मार्ग का? 12.9% आपको रेल मार्ग देखने को मिल जाता है। क्योंकि मध्य रेल भारत में बहुत सारे जोन हैं, मध्य जोन एमपी में आता है और मध्य जोन एमपी में आने के कारण बहुत सारी आपको ब्रांच शाखाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी रेल मार्ग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में यातायात का साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक है? देखिए, यातायात से संबंधित अधिक आपको लाभ कहाँ मिलता है? क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, जैसे कि रीवा पन्ना का पठार है, सतपुड़ा मालवा श्रेणी है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है। तो सबसे ज़्यादा आपको सुविधा जो प्रकृति आपको देती है, प्रकृति आपको देती है, पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेल मार्ग बनाने के लिए सुविधा आपको जो प्रकृति देती है, मतलब अच्छा एरिया जो मिलता है, वो कहाँ देखने को मिलता है? वो मालवा का पठार जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा यातायात सुविधा देखने को मिलती है। कौन सी सुविधा? यातायात सुविधा। तो याद रखना, मालवा का पठार जो है वो यातायात सुविधा के हिसाब से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? देखिए, आपको तो पता है कि खजुराहो के मंदिर है ना, मैं आपको बता चूँगा कि खजुराहो के मंदिर कहाँ है? छतरपुर में। और छतरपुर कहाँ आता है? बुंदेलखंड में। छतरपुर कहाँ आता है? बुंदेलखंड में। छतरपुर में ही आपको क्या देखने को मिलती है? बुंदेलाओं की छतरी, छतरी मतलब समाधि, बुंदेलाओं की छतरी भी आपको छतरपुर में देखने को मिलती है। और छतरपुर कहाँ आता है? बुंदेलखंड में आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड, क्योंकि छतरपुर बुंदेलखंड में आता है और छतरपुर में ही क्या देखने को मिलते हैं? खजुराहो के मंदिर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुंदेलखंड का पठार। खजुराहो कहाँ आता है? बुंदेलखंड के पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है? मतलब गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये है आपका मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मैप के अकॉर्डिंग आपको मैं बता देता हूँ, ये ऊपर वाला एरिया है, इसको मध्य भारत का पठार कहते हैं। मध्य उच्च प्रदेश नहीं है ना, ये पूरा नीचे आप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हटा दीजिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आप हटा दीजिए, ऊपर वाला भाग जो है मध्य भारत का पठार, यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में क्या होती है? अधिक सर्दी होती है। ये वाला जो आपका एरिया है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मालवा के पठार की नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? मालवा के पठार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? देखिए, कुंवारी नदी, महानदी, तवा नदी। तवा नदी तो ठीक है, बैतूल से निकलती है। महानदी तो आपको एमपी में देखने को ही नहीं मिलती है। कुंवारी नदी देखने को मिलती है। बेतवा नदी एमपी में है, बेनगंगा नदी भी है, धसान नदी भी है, केन नदी भी है, महानदी नहीं है, सोन नदी है। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी हट जाते हैं। महानदी वाला ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि महानदी आपको एमपी में देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन सी भी हटा दीजिए, ए भी हटा दीजिए और सी भी हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब महानदी एमपी में ही नहीं है तो एमपी के मालवा के पठार में भी नहीं आएगी। अब ऑप्शन आता है बी और डी। तो देखिए, बी और डी की अगर हम बात करें तो बेनगंगा नदी तो बालाघाट में है। बेनगंगा नदी कहाँ पर है आपकी? बेनगंगा नदी आपकी बालाघाट में। एमपी के मैप के अकॉर्डिंग ये है बालाघाट, यहाँ आपको बेनगंगा नदी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको बेनगंगा नदी देखने को मिलेगी। या देखिए, यहाँ शिप्रा नदी है, यहीं पर चंबल नदी है, यहीं पर काली सिंध नदी है। तीनों नदियाँ मालवा के पठार में देखने को मिल रही है। तो मालवा के पठार में, ये मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार में तीनों नदियाँ मिल गई आपको एक साथ। कौन कौन सी? शिप्रा नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, विंध्य शैली समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आता है? कहने का मतलब है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कौन सा समूह आता है? एमपी में आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? ये पूरा रीवा पन्ना पठार से लेकर मालवा तक फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ऐसी पूरी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है। और अभी बता चुका हूँ कि ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार। नीचे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ऊपर मध्य भारत का पठार है। तो ऊपर वाला जो मध्य
भारत का पठार है जिसमें मालवा का पठार आता है, मध्य उच्च प्रदेश आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है। ये है पूरा आपका कौन सा मध्य भारत का पठार, और यहीं आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, ना अधिक गर्मी, ना अधिक ठंडा और ना ही अधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होती है? मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक वर्षा होती है, ना अधिक ठंडा, है ना? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मालवा। पर्टिकुलर केवल मालवा की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, केवल मालवा की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखना, केवल मालवा की बात हो रही है। तो मालवा ऐसा क्षेत्र है जहाँ ना अधिक गर्मी होती, ना अधिक ठंडी होती और ना ही अधिक वर्षात होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, वारणा नदी की नहरों में, ये जो नहरें हैं वो किस जिले में सिंचाई करती हैं, मतलब पानी उपलब्ध कराती हैं? तो वारणा नदी की जो नहरें हैं वो रायसेन में हैं और रायसेन को पानी देती हैं। वारणा नदी से जो जितनी भी नहरें निकाली गई हैं, छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं पाइपलाइन के थ्रू, तो वारणा नदी से जो पाइपलाइन निकाली गई है, पानी की जो लाइनें निकाली गई हैं, और रायसेन जो जिला है उसको सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।